अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ वी यू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बिज़नेस एथिक्स लेक्चर नंबर 1 जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक कंपनी की मिसाल दी गई है। मेरिक एंड कंपनी का एक केस हमें बताया जा रहा है कि मेरिक एंड ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि मेडिसिन्स बनाती थी। तो इस कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई थी जो कि एनिमल्स के लिए थी, जानवरों के लिए थी, कि रिवर ब्लाइंडनेस की एक बीमारी इंसानों में होना शुरू हो गई थी। तो उसमें ये होता था कि इंसान के जिस्म पे शुरू में जो है यहाँ पर दिया गया, शुरू में उसके एलर्जी सी हो जाती थी, फिर उसके बाद ज़ख़म बनना शुरू होते थे और उसके बाद उसकी आँखों की रोशनी चली जाती थी और फिर एंड में डेथ हो जाती थी। ये बीमारी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि लोग फाइनल स्टेज से पहुंचने से पहले ख़ुदकुशी कर लिया करते थे। और ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि 18 मिलियन लोग जो हैं इससे मुतासिर हो गए थे। तो इवरमेक्टिन जो एक जेनरिक नाम बताया जा रहा है मेडिसिन का, ये इस कंपनी की एक बेस्ट सेलिंग मेडिसिन थी जो कि जानवरों में इस्तेमाल होती थी इससे मिलती जुलती एक बीमारी के लिए। अब इस कंपनी के पास दो ऑप्शन थे कि ये तो, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था इससे मिलती जुलती जानवरों को जो बीमारी होती थी उसके लिए ये मेडिसिन बना चुके थे, तो इनके पास पॉसिबल था कि ये R&D करके, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उस पर थोड़ा सा पैसा लगा के ये इंसानों के लिए इस बीमारी की भी मेडिसिन बना सकते थे। अब इनके पास पोर्शन ये था कि अफ्रीका में जो है लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस मेडिसिन की कीमत को, और ये ऑलरेडी 300 मिलियन का फ़ायदा उठा रहे थे। 2 बिलियन की इनकी एनुअल सेल थी उस दवाई की जो कि इन्होंने जानवरों के लिए भी बनाई थी। अब इनके पास ये था कि ये इखलाकी तौर पर इतने ज़्यादा इंसान मर रहे थे, उनके लिए ये एक दवाई बनाए जिससे इंसानों को बचाया जा सके। तो उस पर जो इनका ख़र्चा आना था वो एस्टिमेटेड जो था 100 मिलियन था, कि भाई वो इंसानों के लिए ये दवाई बना सकें। तो उस पर इनका जो ख़र्चा था वो तकरीबन 100 मिलियन था, यानी कि इनका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो था वो इसके ऊपर जा रहा था। तो ये दवाई जो है ये बना सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनको डिसीजन लेना था कि क्या वो इंसानों के लिए अपने 100 मिलियन का प्रॉफिट जो इनको हो रहा है 300 मिलियन का, उसको उठा के इंसानों के लिए दवाई बनाए या नहीं बनाए। तो ये ही जो है बिज़नेस एथिक्स हमें यही पढ़ाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा केसेस जो है इसी तरीके के आएंगे कि एथिकली, इखलाकी तौर पर कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी जो सूरत हाल हैं इस बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिसालें दी गई हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर हमें इस केस के ज़रिए यही समझाया जा रहा है कि बिज़नेस एथिक्स होता क्या है और किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेरिक ने जो है, मेरिक एंड कंपनी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बिल्कुल इसकी मेडिसिन बनाएंगे और उन्होंने इस पर खर्चा किया और ये दवाई बनाई भी, और जिससे इंसानों की, बहुत ज़्यादा इंसानों की जान बचाई जा सकी। बाद में उन पर ये भी बातें बहुत से क्रिटिक्स, जो लोग क्रिटिक्स करते हैं, जो तज्ज़िया निगार होते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो उन्होंने ये कहा कि इस कंपनी ने जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए ये काम किया, लेकिन जिस इसके पीछे जो भी रीज़न हो, जिस वजह से भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, लेकिन इसका फ़ायदा तो ओवरऑल उनको बिज़नेस में भी आगे चलकर हुआ कि उनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर, और दूसरा उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई अपना 100 मिलियन का प्रॉफिट जो था उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके। अब उसके बाद बिज़नेस इश्यूज़ एंड इस बिज़नेस इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि एथिक्स जो है उसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मीनिंग है। इसकी एक मीनिंग तो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप, यानी कि वो जो असूल बनाए जाते हैं जिससे एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को जो है उसको अपनी ज़िंदगी गुजारता है, या उसके ऊपर कानून के ज़रिए, जो आप मिसाल ले लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, जिसमें ये किया जाता है कि भाई चोरी करना जुर्म है, किसी का हक मारना जुर्म है, ये सारी चीज़ें जो है कानून के तहत एक प्रिंसिपल, कुछ असूल बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को भी और इंडिविजुअल आम लोगों को भी कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें दो किस्म की एथिक्स की बात हो रही है, एक पर्सनल एथिक्स बात हो रही है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के असूल बनाता है। जैसे इस्लाम ने हमें सिखाया है कि धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, हक और सच का साथ देना है, तो ये पर्सनल एथिक्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग एथिक्स वो कहलाते हैं जो कि प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ अकाउंटेंट्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम करते हैं, प्रोफेशनली जो काम करते हैं, उसके अंदर भी एथिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो
काम लिए जा रहे हैं, मज़दूर से, वर्कर से आप काम ले रहे हैं, उसको सैलरी नहीं दे रहे, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे उसको फैसिलिटी वहाँ पर उसके फ़ैन होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके पीने का पानी होना चाहिए। तो दूसरी जो मेन चीज़ें हैं ये अकाउंटिंग एथिक्स के अंदर आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं। एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मॉरलिटी, यानी कि इखलाकियात की। एथिक्स जो है उसकी जो पूरी स्टडी है वो इखलाकियात है, यानी कि एथिक्स जो है वो इखलाकियात का भी एक नाम है, आप ये भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और केस की हमें मिसाल दी जा रही है, BF गोड्रिक। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक कंपनी थी जिसके जो के ब्रेक्स बनाती थी, ट्रक्स के और दूसरी व्हीकल्स जो थी उनके ब्रेक्स बनाती थी। तो एक केरमिट वेंडीवर, इनकी मिसाल दी जा रही है कि इनको जो है इनके सुपरवाइजर्स ने कहा कि भाई ये जो ब्रेक्स हैं, उनके एक वेंडर थे, उन्होंने वो ब्रेक बना के ऑर्गेनाइजेशन को दी। तो उनके जो सुपरवाइज़र थे केरमिट के, उन्होंने उनसे कहा कि आप इन ब्रेक्स को जो है, वो क्वालिटी सुपरवाइज़र थे, कि आप इनके ब्रेक्स को चेक करें और इनको पास कर दें। तो केरमिट ने ये देखा कि भाई ये जो ब्रेक्स हैं ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ये तो काम नहीं कर पाएंगे और इससे बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि इस व्हीकल में अगर ये किसी बस में या पैसेंजर व्हीकल में लगा दिया जाता है और ये ब्रेक सही वक्त पे ब्रेक लगाना था उस वक्त पे ब्रेक नहीं लगा, तो इससे बहुत सी लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, दूसरे मामला हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसको उसके सुपीरियर्स क्या कह रहे थे कि आप इस रिपोर्ट को पास कर दें कि ये ब्रेक ठीक है और स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब उसके बाद दो चॉइसें थी, या तो वो फॉल्स रिपोर्ट लिख दे और एथिकल प्रिंसिपल्स के असूलों के, इखलाकी असूलों के ख़िलाफ़ चले जाए, या तो अगर वो इसके ख़िलाफ़ नहीं जाता तो उसको जो है फायर कर दिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन जो सुपीरियर है वो कोई और बंदा उसकी जगह पर ले आएंगे और वो ये रिपोर्ट लिख देगा। तो यानी कि रिपोर्ट तो लिखनी ही लिखनी है, वो लिखे या कोई और लिखे, इस रिपोर्ट को पास ही होना है। अब यहाँ पर आपने डिसीजन लेना है कि क्या डिसीजन सही होना चाहिए, क्या डिसीजन गलत होना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ भाई डिसीजन गलत, उसको भले जॉब चली जाती है या कोई भी मसला हो जाता है, लेकिन उसको डिसीजन सही लेना चाहिए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, तस्वीर के दो रुख होते हैं, आपने दूसरी चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि अगर तो वो रिपोर्ट लिख देता है कि भाई ये गलत है और ये सारी चीज़ें, तो ये रिपोर्ट तो जो सुपीरियर्स, उसके केरमिट के सुपीरियर्स के जो सुपीरियर्स हैं उनके तक तो ये रिपोर्ट पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि वो नीचे ही उस रिपोर्ट को ख़त्म कर देंगे और उसको जॉब से निकाल देंगे। हाँ, और दूसरा बंदा ले आएंगे और वो ये ब्रेक्स को ओके कर देगा और ऊपर चली जाएगी। यानी कि ब्रेक्स तो पास होनी ही होनी है, ऊपर जाके जो सीनियर लोग हैं उन तक ये रिपोर्ट जानी है कि ओके की रिपोर्ट जो है वो सुपीरियर्स ने अपने सुपीरियर्स तक पहुंचानी है। तो इसमें क्या होगा, केरमिट की जॉब चली जाएगी, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, एंड देन बहुत सारे मामला हैं और वो सफ़र करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब रिपोर्ट ओके ही लिखनी है। तो ये चीज़ें जो बिजनेस एथिक्स जो है वो हमें ये डिफरेंस बता रहा है कि कैसे कैसे केसेस आ जाते हैं और उसमें आपको फैसला करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको इन सब चीज़ों को डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं। उसके बाद बहुत से मोरल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। मोरल स्टैंडर्ड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मोरल स्टैंडर्ड यूजिंग 5 कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मोरल स्टैंडर्ड्स जो है उसको डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं आप नॉन मोरल स्टैंडर्ड्स पे इन 5 खुसूसियात की बिना पर। मोरल स्टैंडर्ड जो हैं वो उन अवामिल से या उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनाए जाते हैं जो कि सीरियसली इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि बहुत से अमेरिकन सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है कि अमेरिकन सोसाइटी की अखलाकियात में चोरी, रेप, किसी को कत्ल करना, बच्चों के साथ ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती करना, किसी को ग़ुलाम बना के रखना, कानून को तोड़ना, फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना, ये सारी चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। हमारे माशरे में भी ये चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। अब जैसे कत्ल की आप मिसाल ले लें तो पूरी दुनिया में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, ऐसा नहीं कि किसी जगह पर बहुत अच्छा समझा जाता होगा। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड आर नॉट एस्टेब्लिश और चेंज्ड बाय अथॉरिटिव बॉडीज़, यानी कि ऐसा नहीं होता कि मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो कोई बॉडीज़ होती हैं कि भाई उन्होंने, आज आपको पता है कि भाई सच बोलना जो है वो बहुत अच्छी बात है, कल को ऐसा नहीं कि कोई आगे कह दे, कोई अथॉरिटी आगे कह दे या कोई कानूनदान आगे कह दे या कोई गवर्नमेंट ये कानून लागू कर दे कि नहीं आज से कोई सच नहीं बोलेगा। तो ये मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं किसी अथॉरिटी की तरफ से नहीं बनाए जाते, ये माशरे को वजूद में लाने, जैसे हमारा दीन इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। अब हर माशरे में कत्ल जो है वो गलत चीज़ है, किसी भी माशरे में उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और वैसे ही हमारे दीन ने हमें सिखाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसी तरीके से हर मज़हब में ये चीज़ बुरी है, ठीक है। तो ये मज़हब से चीज़ें सीखने को मिलती हैं या दुनिया साथ चल रही है, इंसानों ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जैसे जैसे वक्त गुजरा इन चीज़ों को सीखा, तो मॉरल स्टैंडर्ड वहाँ से डेवलप हुए हैं। कोई अथॉरिटी नहीं है जो मॉरल स्टैंडर्ड को बताती है। इसके बाद इसी के ऊपर बात की जा रही है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट जो है इंसान का, सेल्फ इंटरेस्ट इट ओनली मीन दैट इज़ रॉन्ग टू चूज सेल्फ इंटरेस्ट और मॉरलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपना ज़ाती मफाद जो है उसको चूज़ कर लें और इखलाकी कदरों को जो है उनको पीछे छोड़ दें। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस इंसान से मुझे नुकसान पहुंच सकता है, ये जैसे हसद को हमारे यहाँ बहुत बुरा कहा जाता है,
कि किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। अब हसद की वजह से ये होता है, लोग एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा देते हैं हसद की वजह से। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या सेल्फ इंटरेस्ट की बात ये होती है कि आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी पोजीशन पे हैं और आपके किसी रिलेटिव ने कहा है यार कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी पोजीशन के हैं, मेरे बेटे को लगवा दें या किसी और को लगवा दें, तो आप देखते हैं यार ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, इससे आगे चल के मुझे बहुत काम पड़ सकते हैं या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने उसके बेटे को जॉब पे तो लगवा दिया। लेकिन एक तरफ ये भी बात है, आपका ज़मीर इस बात पे भी आपको टोंट करता रहेगा कि क्या आपने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिज़र्विंग लोग थे इस जॉब्स के लिए, तो क्या आपने उनका हक नहीं मार दिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा बच्चा था, या ये टॉपर था यूनिवर्सिटी का, इसको मैंने जॉब दिलवा के अच्छा कर दिया। तो ये आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट और इखलाकियात हैं। अगर आप अपने ख़ुद को आप जितना भी सहारा दे दें, बहलावा दे दें, लेकिन आपका ज़मीर जो है वो, आपकी अखलाकी कदरें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं वो करती रहती हैं। उसके बाद ये इमोशंस के बारे में बात हो रही है कि आपको गिल्ट फील होता है, शेम शर्मिंदगी फील होती है। सारे मामला आपके ज़मीर के अंदर आपके चलते रहते हैं अगर वो ज़मीर ज़िंदा है तो। एथिक इज़ द डिसिप्लिन दैट एग्जामिन्स वन मॉरल स्टैंडर्ड और द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि एथिक्स जो है वो इस चीज़ को बारे में स्टडी करता है कि एक इंसान के अपने मॉरल स्टैंडर्ड क्या हैं और उस माशरे के मॉरल स्टैंडर्ड क्या हैं। यानी कि हमारे माशरे में जो है औरत का पर्दा जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि भाई खातून जो हैं वो एक पर्दे में रहेंगी। और जैसे अब आप सऊदी अरब की हम मिसाल ले लेते हैं, तो वहाँ पे ख़वातीन को जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाता। तो एक माशरे का उनका अपना एक मॉरल स्टैंडर्ड है कि वो ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी करते। हमारे यहाँ जो है ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, और अब तो बाज़ ख़वातीन जो है वो मोटरसाइकिल भी चला रही हैं। सही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे एथिक्स जो हैं ये माशरे की और एक इंडिविजुअल के मॉरल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सोशल साइंसेस सच एस एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आल्सो स्टडी मोरलिटी। यानी कि सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी या साइकोलॉजी, ये भी मोरलिटी, इखलाकियात की स्टडी करते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये बताया जा रहा है कि एथिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ एथिक्स। यानी कि एथिक्स ये जो सब्जेक्ट है, या एथिक्स जो है, बिजनेस एथिक्स और दूसरे एथिक्स जो हैं ये नॉर्मेटिव स्टडी कहलाते हैं, जबकि सोशल साइंसेज जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ एथिक्स करते हैं। अब नॉर्मेटिव स्टडी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है कि नॉर्मेटिव स्टडी में जब आप किसी केस को लेकर स्टडी करते हैं तो आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, यहाँ पे ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आप एक फ़ैसला, यानी कि दोनों डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आप एक फ़ैसले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो आपको ये बता देती है कि भाई ये चीज़ ऐसे है, इसमें ये मसले हैं और ये सारी चीज़ें, वो कोई आपको नतीजा निकाल के नहीं बताती। वो बता देती है कि भाई ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, अच्छे काम के ये नतीजे हो सकते हैं, बुरे काम के ये नतीजे हो सकते हैं। बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट व्हाट पाथ यू हैव टू सेलेक्टेड टू फॉलो इन योर बिजनेस लाइफ और एन इंडिविजुअल लाइफ, ये आपने सेलेक्ट करना होता है। लेकिन नॉर्मेटिव स्टडी इन केस वो आपको एक कंक्लूजन तक लेके जाती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो आप सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बता देती है कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं, अब आप खुद डिसाइड कर लें आपने क्या करना है। ठीक है, चीज़ रहता है हमारा फर्स्ट लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में लेक्चर को कवर कर सकूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाले दिनों में चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इससे हम मोटिवेट होंगे कि मज़ीद लेक्चर्स आपको बना के दे सकें और आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म, आपकी स्टडी लाइफ में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।